बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हमने लास्ट जो डिस्कशन की थी, कंक्लूड किया था, वो इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स पे कंक्लूड किया था। सो उसी का एक लास्ट पॉइंट सेक्शन 177 एक्चुअली, उसको बस एक छोटा सा पॉइंट कि उसने समझाना ये चाह रहा है कि भाई अगर आप इनएलिजिबल हो और आप फिर भी एज अ डायरेक्टर काम करते हो या चीफ एग्जीक्यूटिव काम करते हो तो आपको सज़ा होगी। तो बस ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इफ़ एनी पर्सन बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ठीक है जी, ये इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से ही एक पॉइंट है कि आपका दिवालिया निकला हुआ है, आपके खिलाफ ऑर्डर आ चुका है, चीफ एग्जीक्यूटिव एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो आप लायबल हो इम्प्रिजमेंट के, जबकि आपका फ़ाइन होगा 2 साल, सॉरी आपकी इम्प्रिजमेंट है नॉट एक्सीडिंग 2 years और अ फाइन और बोथ। तो ये लाइन पेनल्टी क्लॉज में आ जाती है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं फिजिकल क्लास के अंदर, और मंडे को इंशाल्लाह फिर हम आपकी क्यूरीज भी जो भी होंगी रिलेटिंग वो हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी ये है कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था टर्म्स ऑफ डायरेक्टर पे। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था लॉ 2 तरह से ही इसको डिवाइड करता है डायरेक्टर्स को, और वो कहता है या तो डायरेक्टर है फर्स्ट डायरेक्टर या फिर सबसीक्वेंट डायरेक्टर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हम यहां से बस पढ़ रहे हैं, द नेम्स एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कितने होंगे, नाम क्या होंगे, शेल बी डिसाइडेड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। मैंने ये भी बताया था कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ही एक्चुअली अपना नाम डेजिग्नेट कर देते हैं एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, एंड देयर स्पेसिफाइड पर्टिकुलर शेल बी सबमिटेड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जो जैसा मैंने कहा ना कि फर्स्ट जब आप इनकॉर्पोरेशन करा रहे हो तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के साथ ही आप अपने ये वाले फॉर्म भी फाइल कर देते हो कि लो जी ये मेरे डायरेक्टर्स हैं, फॉर्म 829 ये लो पकड़ो जी, मैंने ये भी फाइल कर दिया। सो इनफैक्ट उस केस में ही आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स यूजुअली जमा करवा रहे होते हो। सो यूजुअली इनकॉर्पोरेट हो गई होती है, उसके बाद आप करवा रहे हो तो, लेकिन चलो जो भी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे जी एडिशनल डायरेक्टर, नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर में भी इंक्रीज। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, नहीं यार नंबर फर्स्ट डायरेक्टर इंक्रीज करने हैं, तो आप जनरल मीटिंग में कर सकते हो, उसके अलावा ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो कहता है अंटिल द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर इन द फर्स्ट एनुअल जनरल, कहता है फर्स्ट डायरेक्टर सॉरी द नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी इंक्रीज बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर इन द जनरल। तो आपको जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी जनाब। जनरल मीटिंग का मतलब है मेंबर्स की मीटिंग कॉल करके मेंबर ये फैसला लेंगे, आप फैसला नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर आप गौर करो तो नेम एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर कौन बता रहा है, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। लेकिन यहां पे कौन आ गया, एडिशनल डायरेक्टर की बात आई तो चले गए मामला मेंबर्स के पास, ठीक है। आगे चलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। तो ये भी बताया था कि फर्स्ट डायरेक्टर कब रिटायर हो जाएंगे, फर्स्ट एजीएम के ऊपर। मैंने कहा था हमारे ये प्रिंसिपल के एजीएम फर्स्ट कब होनी है वो डिपेंड करता है फर्स्ट एजीएम क्या हमारे प्रिंसिपल मिलेगा जनरल मीटिंग के अंदर सेक्शन में, जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैंने अभी कहा था जहनी तौर पर अभी जहन में रख लें, हालांकि ये टाइमलाइन बिल्कुल अजीब थी, लेकिन मैंने कहा था फर्स्ट एजीएम जहन में रख लें, 1 साल बाद, हर साल एक दफ़ा हो रही है तो 1 साल जहन में रख लें अभी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये जहन में ये ना बैठाइएगा कि 1 साल बाद ही होती है, ये गलत बात है, क्योंकि टाइमलाइन डिफाइंड है एनुअल जनरल मीटिंग के सेक्शन में जो चैप्टर 8 में कवर होगा। सो वो कहते हैं द फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो पहले एजीएम तक ये होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद ऑफिस से रिटायर हो जाएंगे सारे के सारे डायरेक्टर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सबसीक्वेंट डायरेक्टर। लेकिन अब जो डायरेक्टर आएंगे बेटे वो 2 तरह से आ सकते हैं, वो आपके इलेक्टेड डायरेक्टर भी हो सकते हैं और वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, यानी इलेक्शन लड़के आएंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्टेड डायरेक्टर कितनी देर के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, 3 सालों के लिए, अनलेस कि या तो वो रिजाइन दे दे या आप उसे होल्ड करने से आप उसे निकाल दो ऑफिस से, और अदरवाइज सीज टू होल्ड ऑफिस। हाउएवर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मे बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। तो ये बात भी हमने पढ़ ली थी कि गारंटी लिमिटेड कंपनी में चूंकि आर्टिकल्स ऑप्शनल नहीं होते, आपके लिए कंपलसरी होते हैं, आपने आर्टिकल लाजमी बनाने हैं, तो आप अपने आर्टिकल में डायरेक्टर का टेन्योर थोड़ा करना चाहो, यू कैन डू दैट, लॉ आपको परमिशन देता है। लेकिन ये वो कंपनीज हैं जो गारंटी लिमिटेड हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर फंक्शन अंटिल देयर सक्सेसर्स आर। और एक और बात, जब तक आपके जानशीन आ नहीं जाते ना,
सो ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड छोड़ के चले जाएं, आपको लो जी पड़ा हुई जी कंपनी संभालो खुद ही, क्योंकि मैं जा रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मेरे 3 साल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आपके सक्सेसर नहीं आ जाते आप बोर्ड को संभाल के रखते हो, आप अपने जानशीन को हैंड ओवर करके फिर जाते हो। हाँ, अनलेस कि आप काली भेड़ हो, आपको निकाला जा रहा है और आपको नहीं सक्सेसर रख लो फिर जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ही को निकाला जा रहा है तो आप जाइए फिर। ड्यूटी ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर, लो जी, अब डायरेक्टर जो रिटायर हो रहा है उसकी कुछ ड्यूटीज यहां पे डिफाइंड है। नंबर 1, द डायरेक्टर सो कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर फंक्शन शेल। अब देखो आपका टाइम खत्म हो चुका है लेकिन स्टिल आप सक्सेसर का वेट कर रहे हो, तो फिर स्टेप्स लो ना सक्सेसर के आने के लिए। तो कहता है टेक इमीडिएट स्टेप टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, जल्दी जल्दी कीजिए, स्पीड अप कीजिए और इलेक्शन करवाइए। एंड इन केस ऑफ एनी इंपेडिमेंट रिपोर्ट सच सर्कमस्टांसेस टू द रजिस्ट्रार विद इन 45 days बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग एज द केस में बी इन विच द इलेक्शन आर टू बी हेल्ड। और अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना होने वाला है, कोई हर्डल फेस करने वाले हो, तो हर्डल फेस हो रही है, तो रजिस्ट्रार को 45 दिन के अंदर अंदर बिफोर द ड्यू डेट, देखो एनुअल जनरल मीटिंग का जो टाइम रखा है उस टाइम से 45 दिन पहले की बात हो रही है, आपने कम्युनिकेट कर देना अपने पुप्पी के मुंडे को जो कि रजिस्ट्रार है कि जनाब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपॉइंटमेंट के अंदर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहां पे एजीएम और ईओजीएम की जो बात है, मैं अभी इसको यहां पे होल्ड करूंगा क्योंकि पहले मैं एजीएम और ईओजीएम पे बात करूंगा, फिर मैं ये जो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है ये समझा दूंगा, ठीक है? तो मैं इस चीज को, ये एक पैरा है छोटा सा, इसको होल्ड कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। डायरेक्शन बाय रजिस्ट्रार, और जस्ट अ मिनट, एक और चीज। सो ये जो अगला एरिया भी है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अबाउट द कॉल एक्चुअली। सो ये जो बीच वाला एरिया है ये ईओजीएम और एजीएम पे है, तो ये इंशाल्लाह मंडे को जब हम पहले एक दफ़ा थोड़ा सा आपको हिंट देके चैप्टर 8 का फिर वापस ले आऊँगा और फिर ये जो एरिया है आपको ये पढ़ा दूंगा, ताकि तब आपको जाके समझ आएगी अच्छा एजीएम ईओजीएम में फ़र्क क्या है, अच्छा टाइमलाइंस कैसे डिटरमिन हो रही हैं और यहाँ पर जो टाइमलाइंस का जिक्र आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ठीक है? सो अभी मैं मूव करके चलूँगा इलेक्शन की तरफ। तो अगर आप गौर करो तो हम लोगों ने सब्सिक्वेंट डायरेक्टर या तो इलेक्ट हैं या नॉमिनेट, तो अब इसका मतलब हमें इलेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे कि इलेक्शन कैसे होने हैं। सो पहला चार्ट में ही समझते हैं पहली बात कि अगर तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो मैं नीचे बताने लगा हूं सेक्शन में कि इलेक्शंस कैसे होंगे, और उसका सेक्शन है सेक्शन 159 जो कि डील करता है कि भाई इलेक्शंस कैसे होने हैं। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो इलेक्शंस का तरीका सेक्शन बताएगा 159, और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो उसने अपने आर्टिकल खुद बनाए होंगे, कंपलसरी होगा उसके लिए। तो अगर उसके लिए कंपलसरी होगा तो फिर जनाबे वाला वो अपने आर्टिकल्स में लिखेगा कि इलेक्शन कैसे होंगे, तो फिर जैसा आर्टिकल में लिखा होगा इलेक्शन उसी अंदाज से हो रहे होंगे, ठीक है जी। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, बड़ा लॉजिकली पॉइंट डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को ताकि चीजें समझ आ जाएं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, सीटें 5 हों, 5 सपोज एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी है, तो हमने पढ़ा हुआ है पब्लिक लिस्टेड के अंदर 60 डायरेक्टर मिनिमम होते हैं। इसका मतलब है कि लिस्टेड के अंदर 7 सीटें हैं डायरेक्टर्स की। अगर मैं कहूं 7 ही बंदे हैं इलेक्शन लड़ने वाले, तो कोई मुकाबला बनता है? बनता ही नहीं है। 7 लोग हैं, 7 ही सीटें हैं, 7 ने जीत जाना है, 7 ने डायरेक्टर बन जाना है। सो जब ये सिनेरियो है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट ही उतने नहीं है, तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहे हैं ना, बगैर किसी मुखालफत के। तो अगर आप यहां देखो इलेक्शन अनअपोज्ड, जब आपके नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स कम है और नंबर ऑफ डायरेक्टर पोजीशन ज्यादा है या इक्वल है, तो पोलिंग की जरूरत ही नहीं है, वोटिंग की जरूरत ही नहीं है जनाब। जो सबसे आखिर में भी आया उसने भी डायरेक्टर इलेक्ट हो जाना है। तो बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जब लड़ने वाले ही उतरे हैं जितनी सीटें हैं, तो फिर तो लड़ाई का मकसद ही नहीं है कोई, फिर तो सब ने इलेक्ट हो जाना। इसे बोलते हैं इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है, बगैर किसी मुखालफत के। दूसरा कॉन्सेप्ट है अदर देन इलेक्टेड अनअपोज्ड। अच्छा, अपोज ना हो तो दूसरा सिनेरियो फिर ये है ना कि 10 लड़ने वाले होंगे और 7 सीटें होंगी। अब इलेक्शन जरूरी है, अब वोटिंग जरूरी है, अब पोलिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि पोलिंग के बगैर कोई मानेगा ही नहीं कि मैं छोड़ देता हूं।
तो 10 लोग हैं, 7 सीटें हैं, इलेक्शन करा लो। इलेक्शन बिल्कुल वैसी होने जैसे आपके जनरल इलेक्शन होने हैं, वोटिंग होनी है, पोलिंग होनी है, जैसे आप बोलते हैं पोलिंग होनी है, ठीक है। तो यही देखो, अदर देन इलेक्टेड अनअपोज्ड हैं तो नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट ज्यादा होते हैं यूजुअली आपके डायरेक्टर पोजीशन से, इसीलिए पोलिंग करवानी पड़ती है। और पोलिंग की वजह से ही हमें कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का सेक्शन के लिए सेक्शन 159 मिला कि भाई पोलिंग करानी कैसे है, और जो अदर देन शेयर कैपिटल है वो अपने केस में खुद जाएगी पोलिंग, वो अपना तरीकाकार खुद स्पेसिफाई करेगी इन योर आर्टिकल, इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो अब जरा समझने के लिए कि इलेक्शन होने हैं, सेक्शन 159 सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं, तो ऐसे नहीं कि ये याद करना है, शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इलेक्शन कराने तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? अब इसका प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका सारा प्रोसीजर एक्चुअली में एक मीटिंग से लिंक्ड है। अगर आप देखो मेरा एक चार्ट, अगर आप इसको एक ग्लांस में देखना चाहो तो जरा देखो, गौर करो, ये एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये लाइन अल्टीमेटली बता रही है कि ये एजीएम की डेट है, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट। अब एनुअल जनरल मीटिंग की डेट वो हमारा वो बेंचमार्क है जहां से सारी टाइमलाइंस डिटरमिन होनी है। सो यहीं से सारी टाइमलाइंस डिटरमिन होनी है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर के इलेक्शन का प्रोसीजर देखना हो तो पहले ये देखना है कि बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है या कंपनी ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि एजीएम किस डेट पे होगी, उस डेट से फिर आप कंप्लायंसेस शुरू करोगे। यानी हमें एजीएम को जहन में रख के पीछे आना है, ना कि पीछे से यानी हम इसे फॉरवर्ड मूव नहीं करेंगे, बैकवर्ड मूव अप्रोच में या बैकवर्ड अप्रोच में इसको सीखेंगे। तो पहली पॉइंट, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर कहता है प्रोसीजर्स के केस में अगर आपकी एजीएम डिफाइन है तो एजीएम से कम 35 दिन पहले, एटलीस्ट, मैंने एटलीस्ट का मतलब समझाया था कि 35 दिन भी हो सकते हैं, 35 दिन से ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। सो एटलीस्ट 35 डेज बिफोर एजीएम आपने पहला काम करना है इलेक्शन के लिए। अगर आप डायरेक्टर के इलेक्शन कराने जा रहे हैं इन दी एनुअल जनरल मीटिंग, तो आपने पहला काम यह करना है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने ये स्पेसिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, कि भाई कितने डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं, अगले सीटें कितनी हैं, ये आसान लफ्जों में सीटें कितनी हैं अगली। तो 35 दिन पहले, एटलीस्ट 35 डेज पहले, बिफोर द एजीएम आपने ये डिसाइड करना है कि सीट्स कितनी हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड। अच्छा चलो आगे चलता हूं। अच्छा, इस चीज को समझने से पहले एक और चीज भी समझा, यहां पे टाइमलाइन का एक प्रिंसिपल समझा दूं। एक मिनट प्लीज, मैं एक टाइमलाइन का प्रिंसिपल आपके साथ शेयर। अच्छा जी अच्छा, 35 डेज को भी जरा कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। मैंने एजीएम की डेट रखी हुई है, मैं जस्ट इंश्योर कर रहा था कि एजीएम की डेट आपकी 21 तारीख है। अगर 21 जनवरी, तो वो कहता है बिफोर एजीएम की डेट से, बिफोर कन्वीनिंग योर एजीएम, एजीएम होने से 35 दिन पहले, अगर मैं कहूं मेरी 21 जो है, अगर गौर कीजिएगा मेरी 21 जो है, अगर 21 जनवरी एजीएम की डेट है 2022 गालबन, अगर एजीएम की डेट है तो मैंने पीछे आना है। तो इनफैक्ट मैं मीटिंग का दिन छोड़ देता हूं, मीटिंग का दिन 21 तारीख है, तो मैं मीटिंग का दिन, ये मीटिंग डे है, मैं मीटिंग से पहले अपने एटलीस्ट 35 डेज पूरे करने हैं, तो इस डेट को छोड़ दें। मेरे पास जनवरी के 20 दिन हैं, राइट, जनवरी के 20 डेज हो गए, मैंने 35 डेज पहले ये एटलीस्ट ये काम कर देना है, तो वो 17 तारीख बनती है, इंक्लूडिंग द 17th डे। अगर आप काउंट करें तो ये 15 दिन बनते हैं दिसंबर के, तो 15 और 10 20 बन गए जनवरी के। तो ये इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, अगर आप गौर करो तो दिसंबर के 17, 18, 19, 20 4 डेज हो गए, और आगे 11 डेज, 15 डेज बन गए दिसंबर के, और 20 डेज बन गए जनवरी के। तो ये बनते हैं 35 दिन बिफोर द एजीएम। तो 17 तारीख तक, और या 17 तारीख को भी शामिल कर लें, क्योंकि इससे पहले भी नॉमिनेट किया जा सकता है, और 17 तारीख तक वो लास्ट डेट है जहां तक कंप्लायंस पूरी की जा सकती है। अगर ऐसा ना किया तो नुकसान ये होगा कि फिर मीटिंग एक दिन आगे करनी पड़ जाएगी, या मीटिंग उतने दिन आगे करनी पड़ जाएगी जितने दिन तुम यहां से डिले करोगे। तो मसला कोई नहीं होगा, मीटिंग डिले हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो अभी 17 है, मीटिंग डिले हो जाएगी अगर ऐसी हरकत की तो। सो नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, सो एटलीस्ट 35 डेज बिफोर एजीएम आपने ये काम कर देना।
एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने। अच्छा, 35 दिन के बाद अगला काम आपने 21 दिन पहले करना है, बिफोर द एजीएम, और वो काम क्या है? नोटिस भेजना है, सिंपल सी बात। सो कंपनी क्या करेगी? एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेगी, और अगर आप 21 दिन कैलकुलेट करो तो जरा गौर से देखो, तो 20 दिन तो जनवरी के हैं, तो एक दिन का और टाइम डाल लो, तो 31 दिसंबर को कंपनी जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस देगी, जिसमें वो मेंशन करेगी नेम ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स। अब देखो, हमने नोटिस में कुछ दो बातें पहले पढ़ी हैं पिछले चैप्टर्स में, और वो पढ़ा है कि आपने ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस डिक्लेयर करना होता है नोटिस के अंदर। ऐसा ही है ना, कि ताकि मेंबर्स को पता हो 21 दिन पहले कि वो मीटिंग में आएंगे तो वो क्या डिस्कस करेंगे और किन बिजनेसेस के ऊपर वो माइंड बनाकर आए कि उन्होंने अप्रूवल देनी है, डिसअप्रूवल। तो वो कहता है नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स का नाम आ जाएगा उसके ऊपर, एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। ये दो चीजें उसने मेंशन करनी है नोटिस के अंदर, कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं इस वक्त वो कौन है, उनके नाम क्या है, और नंबर ऑफ डायरेक्टर टू, और कितने डायरेक्टर इलेक्ट होने जा रहे हैं। यानी हो सकता है लिस्टेड कंपनी है तो 7 सीटें हैं, तो हो सकता है वो कहे 10 का बोर्ड खत्म हो रहा है, ये नाम है जो रिटायर हो रहे हैं, और ये वो 7 सीटें हैं जिनके लिए हम हायरिंग करेंगे। तो ये एजीएम का नोटिस में ये दो बातें आज एडिशनल और ऐड हो गई। अच्छा जी, 21 दिन से कम होते होते 14 दिन पे आ गए, तो 14 दिन के ऊपर फिर एक और जिम्मेदारी आई कि क्या करना है। अब इस यहां पे ये होना है कि कॉन्टेस्टेंट ने जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो सबमिट करेंगे अपने नॉमिनेशन पेपर टू द कंपनी, और ये उनके पास तारीख है जी 7 जनवरी बनती है ये तारीख, 14 दिन पहले, तो एटलीस्ट 14 डेज पहले, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। यानी जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो कम से कम 14 दिन पहले अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दे। यानी ये 7 जनवरी वो लास्ट डेट होगी जिस पे नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो सकते हैं। इसके बाद अगर तुमने सबमिट कराए, कंपनी उस नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर देगी। तो कॉन्टेस्टेंट ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिए, इन्होंने कंप्लायंस नहीं की। कंपनी कहेगी जनाब आपने नॉमिनेशन पेपर टाइमली सबमिट नहीं किए, इसलिए हमने आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए हैं। सो एटलीस्ट 14 डेज पहले बिफोर द एजीएम ये वाला काम हो जाना चाहिए। उसके बाद एक और काम 7 दिन पहले होना है, और वो ये कि नॉमिनेशन पेपर कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी क्या करे? कंपनी नोटिस तो ऑलरेडी दे चुकी है 21 दिन पहले, तो एक और काम करे कि दोबारा से मेंबर्स को इंटीमेट करे कि कौन कौन से लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। यानी कॉन्टेस्टेंट के नेम्स उनको मेंबर्स के साथ शेयर किए जाएंगे 7 दिन पहले। अगर अब मैं जरा इसको कंक्लूड करूं तो जरा गौर करो, 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर बता रहा है सीटें कितनी हैं, 21 दिन पहले नोटिस दिया तो सारे मेंबर को बता दिया सीटें कितनी हैं और जा कौन रहे हैं, और 14 दिन पहले एटलीस्ट, वैसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपके लिए, 14 दिन पहले एटलीस्ट नॉमिनेशन पेपर सारे कंपनी को सबमिट हो जाएंगे। और कंपनी ने क्या करना है? वोट तो मेंबर्स ने डालना है, तो कंपनी 7 दिन पहले वो तमाम नॉमिनेशन नेम्स जो है, नॉमिनेटेड नेम्स, वो शेयर कर देगी मेंबर के साथ कि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आप लोगों ने इन्हें वोट करना है। सो इनफैक्ट अगर आप गौर करो तो एक दो कंप्लायंसेस कंपनी की हैं, कुछ कंप्लायंस कॉन्टेस्टेंट की हैं। यहां पे कॉन्टेस्टेंट अगर गलत हुआ कि उसने टाइमली जमा ना कराया तो कंपनी उसको बॉदर नहीं करेगी। यहां पे कंपनी ने अगर मेंबर को सर्कुलेट ना किया तो कंपनी की जिम्मेदारी, समझाना ये चाह रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी है अगर वो पूरी ना की तो वो जिम्मेदार होगा, वो पेनल्टी पड़ेगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कंपनी इस नोटिस को प्रॉपर्ली टाइम पे सर्कुलेट नहीं करती तो कंपनी ने नॉन कंप्लायंस की, कॉन्टेस्टेंट ने जमा ना कराई तो उसकी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, कंपनी पे कोई बार नहीं होगी। तीसरा, कंपनी ने अगर वो मेंबर को ना भेजी 7 दिन पहले तो कंपनी की गलती होगी और कंपनी की नॉन कंप्लायंस होगी तो पेनल्टी फिर कंपनी को पड़ेगी। सो ये वो तरीका कार है। अगर आप देखो तो 35 दिन पहले, 21 दिन पहले, 14 दिन पहले और 7 दिन पहले की एक्टिविटीज हैं। किस मीटिंग से? एजीएम से पहले की, और एजीएम वो मीटिंग है जिस पे इलेक्शन होने जा रहा है। सो बेंचमार्क बना एनुअल जनरल मीटिंग। समझाना ये चाहा कि अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर इलेक्शन कराने हैं और उस कंपनी के लिए जिसका कंपनी का हैविंग शेयर कैपिटल है, तो प्रोसीजर है 35 डेज, 21 डेज, 14 डेज एंड 7 डेज प्रोसीजर। और ये सारी टाइमलाइन कनेक्टेड है विद द एजीएम।
एनुअल जनरल मीटिंग जिस पे इलेक्शन होने जा रहा है। अब यहां पे बात आती है कि एजीएम आ गई, अब वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग कैसे डलेगी। लो जी हम इस पे आते हैं। अगर मैं एक छोटी सी बात यहां पे समझाऊं कि मैंने आपको वोटिंग पावर पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि मेंबर की वोटिंग पावर कैसे निकलती है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने यूं समझाया था कि एक शेयर एक वोट, मैंने आपको समझाया था एक शेयर एक वोट होता है। फिर मैंने कहा ये तो होगी बहुत जेनरिक बात, फिर मैंने आपको समझाया कि वोटिंग पावर निकालनी हो तो कैसे निकाली जाएगी। तो हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, शेयर होल्डिंग को डिवाइड कर दिया, रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग को डिवाइड कर दिया था उसकी टोटल शेयर होल्डिंग से। यानी कि यूं किया था कि जो कैपिटल मेरा है डिवाइड बाय टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो हमारी एक वोटिंग पावर निकल आती थी। और मैंने कहा था कि अगर मेंबर से मेरी सलमान की वोटिंग पावर जो है से 25% है, तो सलमान जिस डिसीजन में भी हां करेगा तो वो ये समझा जाएगा कि 25% ऑफ द मेंबर्स ने उस डिसीजन के लिए हां कह दिया। और फिर मैंने ये भी समझाया था कि जो चौंचले हैं ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के या स्पेशल रेजोल्यूशन के, ये डील करते हैं विद द जनरल मीटिंग, विद द मेंबर्स मीटिंग इनफैक्ट, तो उसके हवाले से फिर डिसीजन। लेकिन अब इन सारी बातों को थोड़ी देर के लिए भुलाकर मैं ये बताने लगा हूं कि यहां पे वोट निकालने का तरीका डिफरेंट होने वाला है। एक मेंबर के पास डायरेक्टर को इलेक्ट करते हुए कितने वोट मौजूद हैं उसका फॉर्मूला इसी सेक्शन 159 में डिफाइंड है। और चूंकि ये स्पेशल प्रोविजन है, इट विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन इन द सेंस कि ये स्पेशल प्रोविजन इस अंदाज से है कि इसने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। सो इस हवाले से फिर वोटिंग का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक मेंबर के पास कितने वोट हैं। तो लॉ कहता है भाई नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय दैट मेंबर, कितने सलमान के पास शेयर मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, कितने डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं। इसका मतलब है अगर सलमान के पास मैं ये कहूं कि 5000 शेयर मौजूद है तो सलमान के पास कितने वोट हुए, सलमान के वोट्स निकलेंगे 5000 शेयर इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड। सपोज ये लिस्टेड कंपनी है जहां पे डायरेक्टर इलेक्ट होने जा रहे हैं, तो सलमान के पास अब वोट हैं 35000 वोट, यूनिट्स लिख दिए सॉरी, 35000 वोट्स हैं। अब सलमान इस 35000 वोट्स को एक बंदे को भी दे सकता है, एक से ज्यादा बंदे को भी दे सकता है। यानी मैं अब 7 लोग खड़े हैं, 7 में से 2 लोग मैं जिनको पसंद करता हूं, तो मैं अपने 35000 वोट उन 2 लोगों में भी डिवाइड कर सकता हूं और हो सकता है 35000 के 35000 मैं एक ही बंदे को वोट दे दूं। सो वो कहता है, अब यहां पे मैंने ये लिखा हुआ स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर द जनरल प्रोविजन, हेंस वोटिंग पावर ऑफ द मेंबर वुड बी कंसीडर्ड इन अ वे एज स्पेसिफाइड इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। तो ये वही बात है कि यहां पे वोटिंग पावर किस अंदाज से निकलेगी, तो ये एरो का निशान बता रहा है कि ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप वोटिंग पावर निकालेंगे। तो ये वो तरीका है जिससे मेरी वोटिंग पावर निकल आई। अब कॉन्सेप्ट आता है कि वोटिंग पावर में मैंने वोट देने हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं 7 डायरेक्टर हैं, तो 7 डायरेक्टर का जरा, अच्छा 7 डायरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाने, मैं 3 का ना बना लूं एक एग्जांपल, एक 3 की एग्जांपल बना लेते हैं। सपोज ये 3 डायरेक्टर इलेक्ट होने हैं, ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और 3 डायरेक्टर अपॉइंट होने हैं। तो मैं कहता हूं सलमान के पास वोट है 5000 इंटू 3, तो सलमान के पास वोट है 15000 वोट। मैं कहता हूं 3 डायरेक्टर, और लड़ने वाले लोग कितने हैं 5, ए बी सी डी, या चलो 4 लोग हैं लड़ने वाले। अब मैं अज्यूम करें कि अब इसमें से डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होने हैं। सपोज मैं कहता हूं ए को वोट मिले से 55,000, टोटल वोट की बात कर रहा हूं जिसमें सलमान के भी शामिल होंगे शायद। बी को वोट मिले 35,000, सी को वोट मिले 38,000 और डी को वोट मिले से मैं कहता हूं जी 23,000 वोट्स। तो लॉ कहता है कि अच्छा अब डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होंगे। लॉ कहता है रैंकिंग कर लो। रैंकिंग क्या कर लो, हाईएस्ट टू लोएस्ट की। क्या किया जी मैंने, रैंकिंग। रैंकिंग कैसे हो रही है, हाई टू लो की, यानी जिसको सबसे हाईएस्ट वोट मिले हैं उसे पहले इलेक्ट करो। सबसे हाईएस्ट वोट मिले हैं मिस्टर ए को, लो जी ये डायरेक्टर इलेक्ट हो गया। अब इसके बाद सेकंड हाईएस्ट मिले जी सी को, ये दूसरा डायरेक्टर इलेक्ट हो गया। हमने टोटल कितने डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं, 3, 2 तो इलेक्ट हो गए, तीसरा कौन सा हुआ, बी, लो जी ये तीसरा डायरेक्टर इलेक्ट हो गया और चौथा क्या होगा, रिफ्यूज हो जाएगा, हार गया। सो अब हमारे 3 डायरेक्टर हैं,
ए, बी और सी और तरतीब में आए हैं ए, सी और बी, इन्होंने इस तरीके से इलेक्शन लड़ा। लेकिन अब मुझे मेरा एक क्वेश्चन, क्या इस तरह इलेक्शन जीते हैं कि ए के पास सबसे ज्यादा वोट हैं, उसके बाद बी के बाद, उसके बाद सी के बाद, उसके बाद बी के बाद, तो क्या बी की पावर सबसे कम होगी इन तमाम डायरेक्टर्स में? बिल्कुल भी नहीं। ये बात हमने पहले दिन तय की थी कि डायरेक्टर की इक्वल पावर है। डायरेक्टर्स जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठेगा तो इक्वल पावर के साथ बैठेगा। ऑल डायरेक्टर्स हैव द सेम पावर, इक्वल वोटिंग पावर होती है उनकी। सो इसका मतलब ये हुआ, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें ज्यादा इलेक्शन ज्यादा वोट से जीत के डायरेक्टर बने हो या कम वोट जीत के। इफ यू आर अ डायरेक्टर तो यू हैव एन एब्सोल्यूट पावर, इक्वल पावर एज कंपेयर टू एनी अदर डायरेक्टर। यानी से कम वोट लेने वाले बी के भी पावर वही है जो इस मिस्टर ए की है। सो ये सिर्फ एक टूल है टू डिटरमिन कि ताकि डायरेक्टर इलेक्ट किए जा सके, डायरेक्टर पूरे किए जा सकें। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इनकी पावर स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई है? ये सिर्फ एक टूल है डिटरमिन करने के लिए। हाईएस्ट पहले सिलेक्ट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और ये चलते रहो जब तक तुम्हारे नंबर ऑफ डायरेक्टर पूरे नहीं हो जाते। तो ये है तरीका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर वही बोलता हूं कि जनाब, वोट निकालने का तरीका डिफरेंट है। ये स्पेशल प्रोविजन है दैट विल प्रिवेल योर जर्नल प्रोविजन, जो तुमने मेरे साथ पढ़ी चैप्टर 1 पढ़ते हुए। ठीक है। सो कंसिडरिंग दैट, अगर मैं कहूं तो ये इस एरिया को हमने मुकम्मल कर लिया है। सेक्शन 159 को जरा पढ़ लेते हैं अब, ठीक है, ताकि हम इसको यहां से भी क्लियर कर लें। द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड इन द जनरल मीटिंग नॉट लेटर देन 35 days बिफोर convene of such meeting. Such number once fixed shall not be changed except with the prior approval of the general meeting in which the election is to be held. तो एक दफा जब ये नंबर फिक्स हो गए उसके बाद चेंज नहीं हो सकेंगे, जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए होगी। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल expressly state among other matters, जहां दूसरे मैटर भी तुमने नोटिस में डालने हैं, the number of director fixed as above and the name of the retiring director. नंबर फिक्स, तो कितने नंबर तुमने फिक्स किए हैं प्लस कितने नेम ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर तुमने बताने हैं, लेकिन ये नोटिस तुमने 21 दिन पहले भेज देना है। एनी मेंबर इंक्लूडिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर हु सीक्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, यानी इवन जो रिटायर हो रहे हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज मेंबर, कहता है शैल फाइल द नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू द कंपनी। वो कंपनी को बताएंगे कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन है, एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग एट विच द इलेक्शन इज टू बी हेल्ड। तो वो कम से कम 14 दिन पहले मीटिंग कंपनी को बता देंगे कि हम लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। हाउएवर एनी सच पर्सन मे विड्रॉ सच नोटिस एट एनी टाइम बिफोर द इलेक्शन। हाँ, कभी आपको लगे कि आपने जमा तो करा दिया लेकिन अब आप नहीं लड़ना चाहते तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास एब्सोल्यूट राइट मौजूद रहेगा। आगे कहते हैं द कंपनी शैल ट्रांसमिट सच नोटिस to the member of intention to contest the election of director to the members not later than 7 days before the date of the meeting। तो कंपनी ने नॉमिनेशन पेपर का आचार नहीं डालना, वो इनको कम से कम 7 दिन पहले तमाम मेंबर्स को सर्कुलेट कर देंगे। इन द सेम मैनर एज द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग इज टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में आपने 21 दिन पहले नोटिस भिजवाते हो, उसी प्रोटोकॉल के साथ ये इंटीमेशन भी आप तमाम मेंबर्स को भिजवा दोगे। कहते हैं इन द सेम मैनर, और फिर वो कहते हैं इन सच के इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। हाँ, कंपनी अगर लिस्टेड हो तो फिर एक एडिशनल बात और मेरी माननी है आपने, और वो क्या है, इट शैल ऑल्सो बी पब्लिश इन एटलीस्ट 1 issue ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज हैविंग वाइड सर्कुलेशन। तो एक इंग्लिश का अखबार, एक उर्दू अखबार, वो नहीं जो आपके सिर्फ मोहल्ले में बिकता और कहीं और न जाता हो, वाइड सर्कुलेशन हो उसकी, वो आपने उसमें एटलीस्ट 1 issue ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। ठीक हो गया जी। फिर कहते हैं इलेक्टेड अनअपोज्ड इफ द नंबर ऑफ पर्सन ऑफरिंग देमसेल्फ to be elected as director is not more than the number of director fixed for the election by the director shall elected unopposed। यानी ये वही बात है कि अगर लड़ने वाले कम हैं और सीटें ज्यादा हैं तो फिर लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको बोलते हैं इलेक्टेड अनअपोज्ड। एग्जांपल से साहब एक दफा घर से पढ़िएगा। नंबर ऑफ वोट्स during a poll for election of director every member is entitled to cast the vote
कास्ट द नंबर ऑफ वोट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये वो बताने लगा कि पोलिंग के दौरान हर बंदे के पास कितने वोट हैं, वो कहता है शैल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज हेल्ड, उस मेंबर के पास कितने वोट हैं, एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड। तो आसान लफ्जों में ये वाला फॉर्मूला वो लिख रहा है कि एक मेंबर के पास कितने वोट मौजूद हैं। अ मेंबर कैन गिव ऑल हिज वोट टू एनी वन कैंडिडेट और ही में डिवाइड देम अमंग मोर देन वन कैंडिडेट, तो एक को भी दिए जा सकते हैं सारे वोट और एक से ज्यादा लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7 एक दफा पढ़िएगा साथ इसके। फिर आते हैं जी रिजल्ट ऑफ पोलिंग। द कैंडिडेट गेटिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट शैल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज डायरेक्टर, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो सबसे पहले इलेक्ट हो जाएगा। हु गेट्स द नेक्स्ट हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट शैल बी सो डिक्लेयर, उसके बाद जिसको नेक्स्ट हाइएस्ट मिले वो इलेक्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, और ये मामला चलता रहेगा अंटिल द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड हैज बीन सो इलेक्टेड, जब तक वो जितने डायरेक्टर तुमने इलेक्ट करने हैं वो इलेक्ट ना हो जाएं, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है जी एग्जाम्पल 8 एक दफा पढ़िएगा, और आखिरी एक और बात इसी हवाले से कि आफ्टर इलेक्शन एज एन डायरेक्टर एवरी डायरेक्टर शैल हैव इक्वल अथॉरिटी एंड दे शैल नॉट बी सुपीरियर और इंफीरियर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोट दे गॉट इन इलेक्शन और एनी अदर ग्राउंड। वही बात कि नंबर ऑफ वोट ज्यादा हैं तो पावर ज्यादा नहीं, ऐसी बात गलत है। तमाम डायरेक्टर्स एक दफा इलेक्ट हो गए तो पावर सबकी इक्वल हैं, ये सिर्फ एक टूल था इन लोगों को इलेक्ट करने के लिए। अगले पॉइंट पे आता हूं, प्रोसीजर फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो वो कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर शैल बी मेंशन्ड इन इट्स आर्टिकल। तो एक्चुअली उसने ये वाली बात रेफर की है कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ना हो तो चूंकि वो कंपनी अपने आर्टिकल्स खुद बना रही होती है तो आर्टिकल्स के अंदर जो प्रोसीजर होगा उसी प्रोसीजर में डायरेक्टर इलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, डायरेक्टर इलेक्शन दो तरह, डायरेक्टर सब्सिक्वेंट दो तरह से आ सकता है, इलेक्टेड डायरेक्टर और नॉमिनेटेड डायरेक्टर। तो यहां पे अब नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स की अगली कैटेगरी है, इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे नॉमिनेटेड डायरेक्टर से। तो हम पढ़ेंगे अच्छा नॉमिनेशन कैसे हो सकती है, और मैंने ये भी बताया था कि इसका टेन्योर कोई नहीं होता, इसका टेन्योर डिपेंड करता है कि वो नॉमिनेटिंग बॉडी कब तक आपके साथ एसोसिएटेड है, यानी वो बैंक है या वो कोई कंपनी है, तो जब तक वो चाहती है आपका नॉमिनेटेड डायरेक्टर आपके बोर्ड पे रहता है, इसकी मुद्दत कोई 3 साल नहीं होती। ठीक है जी, इसके साथ ही यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। प्लीज़ ये पढ़ के आइएगा, एग्जाम्पल्स पढ़ के आइएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम मंडे की क्लास में सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, थैंक यू।